हेलो बच्चे, सो वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट आज कंप्लीट करते हैं और फाइनलाइज करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ सकें। तो बच्चे देखो, सबसे पहले ना, अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। रेडियस पढ़ा दिया, वेलोसिटी पढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। मैंने आपको 5 चीज़ें पढ़ा दी हैं। सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। प्लीज़ याद कर लेना, है ना। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। एंड इवन आई एम टेलिंग यू, एक काम कर लेना कि जैसे आपका जहाँ पे आप पढ़ते हो ना, स्टडी टेबल है या जहाँ भी आप पढ़ते हो भाई, वहाँ पे ना ऐसे एक, जैसे सपोज कि भाई कोई पेपर है, इतना बड़ा सा पेपर लेना और उसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज अपना नोट कर लेना, है ना। क्योंकि ये चैप्टर में ना बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो सारे के सारे इस चैप्टर के नोट्स, आई मीन जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उस पेज में सारे लिख कर और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, ताकि जब आप रोज वहाँ पढ़ने बैठो तो रोज जब आपकी नज़र पड़े वहाँ पे तो आपको फॉर्मूलेज दिखें और धीरे धीरे वो आपको याद हो जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चले जाए, ठीक है। क्योंकि फिर पता है क्या होता है, जब हम लास्ट में करने बैठते हैं ना, तो भाई बहुत दिक्कतें होती है। कभी हमें लगता है यार आर, जैसे वो है ना रेडियस का 0.529 n²/z। अब पता है, अभी तो आपको याद है क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अभी कुछ दिन बाद क्या होगा, यार z ऊपर था कि n ऊपर था कि क्या था, वो भूल जाओगे सारा। तो वो सब नहीं करना। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, हार्डकोर रिक्वेस्ट है, जो मैंने बोला है प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी देखना, देखो भाई, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। कि जैसे मैंने आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, है ना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वो कोई सी, अगर कोई एनर्जी मेंशन ना करे तो आपको टोटल एनर्जी ही कंसीडर करना है। 98% या 99% केसेस में टोटल एनर्जी के बेस पे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, सारे के सारे। चलो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा कि एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, दैट इज 13.6 इंटू z²/n²। यही पढ़ा ना आपने। तो भाई अब क्या होगा, सपोज कि मैं ना हाइड्रोजन का एटम ले रही हूँ। हाइड्रोजन एटम मेरा फिक्स है और स्टूडेंट्स, अब मुझे जैसे न्यूक्लियस के अराउंड ना ये शेल्स है 1 2 3 4। तो मुझे शेल 1 में कितनी एनर्जी है, 2 में कितनी है, ये निकालना है। तो अब आप क्या करो भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए देखो, z तो बच्चे फिक्स है, दैट इज योर 1। अब n मेरा बार बार चेंज होगा। तो सपोज पहली कंडीशन है कि जब मेरा n क्या है, 1। तो जब स्टूडेंट्स n 1 है तो एनर्जी क्या आएगी, -13.6 इंटू 1² तो यू विल गेट -13.6 एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, ठीक है। यस। अब स्टूडेंट सेकंड शेल की बात करते हैं। तो जब आप सेकंड शेल की बात करोगे तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, राइट। यस। और स्टूडेंट जब n की वैल्यू 2 आ गई तो आपको पता है E बराबर -13.6 इंटू z, तो अभी भी 1 है, तो 1² n 2 है। तो भाई ये क्या आ जाएगी, देखना ये क्या हो गया, z²/n² है ना। अच्छा, यहाँ पे भी है ना, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 4 4 3 12, 4 4 3.4, हाँ। तो -3.4 भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यूनिट है ना, यूनिट्स भी याद रखना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब आप n = 3 के लिए निकालोगे तो एनर्जी कितनी आएगी, 3 पर -1.51 एंड 4 पर। तो इसी तरीके से ना, अब मैं आपको ना दिखा देती हूँ कि आपको क्या वैल्यूज याद रखनी है। तो भाई प्लीज मैनेज दिस। देखिए, ये टोटल एनर्जी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, ये He+ के रिस्पेक्ट में है, ये Li+2 के रिस्पेक्ट में है। भाई मेंस और नीट के लिए हाइड्रोजन से काम हो जाएगा, है ना। बट जेई एडवांस के लिए आपको हीलियम और लिथियम का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अभी देखो, हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए है फर्स्ट शेल में जो एनर्जी होती है, दैट इज -13.6, देन -3.4, देन -1.51, -0.85, -0.54, -0.38। स्टूडेंट्स प्लीज़ ये सारी आपको याद करनी है। सारी भी नहीं तो चलो एक काम करो, 4 तक तो याद कर लो। 4 तक आपको मुंह जुबानी एकदम ऑन टंग होना चाहिए, कि मैं आपके रात को 2 बजे की भी उठा के पूछूँ ना कि भाई मेरे को टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बताओ, तो आप कहोगे लो मैम। पहला है -13.6, दूसरा है -3.4, नेक्स्ट है -1.51 एंड द नेक्स्ट वी हैव -0.85। फिर से बोलो मेरे साथ, आग बंद करके बोलो, क्या है, -13.6, फिर है क्या, -3.4, -1.5, -0.84, ठीक है। चलो एक बार और फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट शेल का क्या है, -13.6, देन -3.4, -1.5 एंड देन वी हैव -0.85, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए बाय टंग, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है भाई, ध्यान में रखो कि जैसे
फर्स्ट शेल की टोटल एनर्जी क्या है -13.6, सेकंड की क्या है पता है, थर्ड फोर्थ हम सारी निकाल चुके। अब एक टर्म होती है इनफाइनाइट। बच्चे इनफाइनाइट कोई ऐसा नहीं कि मेरे घर से बहुत दूर कुछ बहुत जो बहुत दूर है भाई वो इनफाइनाइट है, ऐसा इनफाइनाइट एटम्स के केस में इतनी दूर डिस्टेंस नहीं होती। इनफाइनाइट उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अपना रिलेशन छोड़ दे, यानी उसका वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसकी रेंज से बाहर चला जाए। अब सपोज भाई ये मेरा एटम, सपोज जो एटम की जो पूरी रेंज है, मतलब ये सपोज यहाँ पे क्या है मेरा न्यूक्लियस और इसके अराउंड ये है शेल्स। तो बच्चे इनफाइनाइट इज की सपोज इस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कहीं दूर चला गया, अब दूर चला गया और वो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन किसी रेंज में नहीं है, कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, दैट इज योर इनफाइनाइट। तो बच्चे जो टोटल एनर्जी जो एनर्जी होती है इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की वो सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और वो एनर्जी कितनी आती है, जैसे फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या है -113.6, देन -3.4, देन थर्ड शेल की 1.5, देन वी हैव 1.5, देन वी हैव -0.85। तो बच्चे जब आप इनफाइनाइट पे जाओगे तो इनफाइनाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार सबसे ज़्यादा तो कुछ बड़ा सा नंबर होगा, बड़ा सा 1000, 2000, 1 लाख, नहीं, ज़ीरो। जी हाँ, तो जो इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की वही सबसे ज़्यादा है और बच्चे वही क्या है, ज़ीरो। ठीक है, वही क्या है, ज़ीरो। तो आपको ज़्यादा ना ऐसा सोचना नहीं है कि पता है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिनका साइज़ ऐसा है जो कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते अपनी नेकेड आइज से। मतलब वी टॉक इन केमिस्ट्री या तो एकदम से बहुत छोटा चीज़ या एकदम से बहुत बड़ी चीज़, जैसे मोल। भाई एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है ना। तो कैन यू इमेजिन कि भाई जब एक मोल में जो आपके इतने पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बच्चे। और जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 10⁻⁻19, यानी 1.6 × 10⁻⁻19। भाई वो तो बिल्कुल ही बहुत छोटा सा तुन्नू सा हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो या तो एकदम से बहुत छोटी या एकदम से बहुत ज़्यादा वाली बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से स्टूडेंट देखो कि कैसे आया ज़ीरो। अब वो देख लो कैसे आया, फॉर्मूला आपको पता है ना, -13.6 × Z²/n², है ना। अब शेल क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या होता है 1/0, है ना। तो -13.6 × Z², और वैसे भी Z² तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाइड्रोजन की एक सेकेंड, हाँ हाइड्रोजन का एटम है तो Z1 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो गया 1/0। तो भाई ये पूरी की वैल्यू क्या हो गई, देखो TE टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे कितना है, 0। तो भाई प्लीज़ उसको याद कर लो, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ। देखो पता है क्या होता है, जैसे कि पहले ही लाइन पढ़ो कि द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स डिक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस। जी हाँ, मतलब सक्सेसिव लेवल्स की जो एनर्जी गैप है वो घटता रहेगा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीजेस एज n की वैल्यू इंक्रीजेस, है ना। तो ये ध्यान में रखना, जैसे जैसे भाई मैं आपको ये बोलता क्या है, देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि E1, E2, E3, E4, E5, चलो E5 रहने दो, E5 E4 तक याद किया है ना हमने, हाँ। तो E1 बोलो कितना है, -13.6, E2 कितना है बताओ जल्दी बोलो, अभी मैंने याद कराया था, बोलो बोलो, -3.4, देन -1.51, देन -0.85। तो बच्चे जब आप इसके बीच में एनर्जी गैप निकालोगे दैट इज 2.2, है ना। 2 से 3 के बीच में 1.89, 3 से 4 के बीच में 0.66। तो देखो सक्सेसिव जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो जो एनर्जी गैप है सक्सेसिव लेवल्स का वो घट रहा है ना। पहले 1 और 2 के बीच में 10.2 था, फिर घट के 1.89 हुआ और फिर घट के 0.66 हुआ। तो ये भाई याद रखना, आजकल ना नीट और जेई में कैसे सवाल आने लगे हैं, एजर्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स नाउ व्हाट हैपेंड, देखिए अब क्या हुआ, रिडबर्ग आया। रिडबर्ग वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज लाइक अ स्टूडेंट और स्कॉलर टाइप था। तो एक बार क्या हुआ कि उस समय की बात थी जब कि बार बार साइंटिस्ट क्या करते थे, हाइड्रोजन बहुत सिंपलेस्ट एटम है तो वो हाइड्रोजन एटम का उसको हीट करते थे, हाइड्रोजन गैस को, और उससे आने वाली रेडिएशन को स्टडी करने का कोशिश करते थे।
तो रिडबर्ग ने कहा कि जो उससे निकलने वाली रेडिएशंस हैं, देखिए वो अलग अलग रेंज में लाई करती है और उनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तभी तो कोई रेडिएशन ब्लू कलर, कोई वाइट कलर, तो कोई रेड कलर की दिखती है। तो रिडबर्ग ने हमें बताया कि मतलब उसने ना हिट एंड ट्रायल से बार बार हिट करा, ट्रायल किया, तो बहुत सारे फॉर्मूलेज निकाले। तो भाई एक फॉर्मूला जो था, जब उस एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, तो वो फॉर्मूला उस एक्सपेरिमेंट के साथ मैच हो गया। एंड स्टूडेंट, वो फॉर्मूला था कि उसने वेवलेंथ का निकाला था कितना, आर 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। याद रहेगा आपको, प्लीज यार याद रखना है। अभी मैं ये ना इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी इसको कब यूज करना है ना। अब भाई देखो ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, और उसकी वैल्यू कितनी है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स या 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको अप्रॉक्स में जब हम लेते हैं, ठीक है भाई। 1/RH की वैल्यू क्या है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना कि हम बहुत सारे जो सवाल करेंगे वो हमसे लैम्डा पूछता है, तो लैम्डा पूछेगा तो आपको ना ये इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये RH कन्वर्ट हो जाएगा 1/RH में। तो हम डायरेक्टली अगर ये वैल्यू याद है तो उसको भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको ना एक मैं भी क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। अब पहले ये देखो भाई, अब क्या हुआ कि ये तो हमें रिडबर्ग ने दिया, लेकिन हम बोहर की हेल्प से भी हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दैट इज, एक बात बताओ कि अगर मैं क्या करूं, देखो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, यानी कि सपोज कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी लोअर एनर्जी लेवल है और ये इसका हायर एनर्जी लेवल है। तो ये जब लोअर से हायर में जाएगा, तो भाई ये तो हायर है और ये लोअर है, तो ये पहले तो हायर और लोअर टर्म्स को समझो कि ये क्या बोल रहा है, समझ गए ना। हाँ, अब क्या हुआ भाई, एक बात बताओ, हायर सपोज ये n1 है और ये n2 है, तो भाई n2 की एनर्जी लिखो तो क्या लिखोगे, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। n1 की लिखो तो क्या लिखोगे, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ई हायर माइनस ई लोअर का। तो आपने क्या कर लिया, आपने डिफरेंस निकाला। तो कैसे निकालोगे भाई, हायर यानी इसमें से, तो देखो इसमें से हमने माइनस कर दिया इसको, तो ये तो बन गया प्लस, तो ये देखो ये आ गई ये वैल्यू, ठीक है। हाँ चलो, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। तो भाई एक बात बताओ, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एक्साइट हुआ होगा, यहाँ आया होगा, जब ये यहाँ से वापस से यहाँ जा रहा होगा, तो उस समय पे वो एनर्जी एमिट कर रहा होगा, राइट। बताया हुआ है ना ये सब, तो मैंने आपको बोहर के टाइम पे। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो उस समय जब वो वापस आ रहा जब वो लोअर से हायर में जाता है, फिर जब हायर से वो वापस आ रहा होता है, तो भाई वो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है। ध्यान रखना, एनर्जी को एमिट करता है। और जब वो लोअर से हायर जा रहा होता है, बच्चे ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने कि जब वो लोअर से हायर जा रहा होता है, तो उस समय बच्चे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बोलो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो फिर से समझो मेरे साथ, फिर से समझो। देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा रहा है, तो वो उस समय एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हायर से लोअर में आ रहा होता है, तो उस समय स्टूडेंट एनर्जी को लूज करता है, एमिट करता है, ठीक है। तो जब हायर में से लोअर में आ रहा होगा, तो उस समय एनर्जी लूज हो रही होगी। तो भाई वो हमने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये बराबर होगा hc/λ? भाई वो जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो भी तो एक एनर्जी है। और क्या एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा पहले, hν या hc/λ होता है ना। तो भाई ये सारा जो आपका आया है, ये उसी से आया है, प्लीज इसको ध्यान में रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। तो भाई यहाँ से देखो, क्या मैं एक काम करूं, इसको ऐसे लिख लूं, देखना कैसे आया, 13.6 जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इनको बाहर निकल लिया, है ना। फिर मैंने क्या किया, 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर, ये वाली टर्म को आगे लिख लिया, और ये -1/n2 स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, बाद में लिख लिया। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस मैम, यू कैन राइट इट लाइक दिस, एंड इट्स सो सिंपल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप चाहो तो लैम्डा भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, या एनर्जी भी निकाल सकते हो। ये एनर्जी के बराबर तो है ही, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको तब मैं आपको
आपको सजेस्ट करूंगी तब यूज़ करो, लैम्डा के लिए मत यूज़ करो, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करो, क्योंकि अगर आप लैम्डा के लिए यूज़ करने लग गए तो भाई यहाँ पे HC मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब जब कैलकुलेशन बढ़ी है भाई क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांसेस घटे हैं और गलत आंसर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो मैम लैम्डा किससे निकाले, लैम्डा जो मैंने अभी आपको बताई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, ये वाली देखो मैं सारा ना एक्स्ट्रा रब कर रही हूँ, ये वाला जो आपका फॉर्मूला बताया यहाँ से सिंपल है लैम्डा निकालना, ठीक है। तो भाई इस वाले फॉर्मूले से लैम्डा निकालो, ठीक है। चलो अभी चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन हाइड्रोजन एटम फाइंड लैम्डा ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 2 to 1। अभी क्या हुआ बच्चे, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड है और ये 3 है। तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये पहले 1 से 2 पे गया, फिर ये 2 से 1 पे आया। तो जब ये 2 से 1 पे आ रहा है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बोल रहा है उस फोटोन की आप वेवलेंथ हमें निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया जाए लैम्डा के लिए, तो भाई आई वुड सजेस्ट गो विद किसके साथ, रिडबर्ग वाले के साथ। तो क्या कहता है 1 लैम्डा इज इक्वल टू RH Z², ठीक है, 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर, है ना। अब क्या है RH की वैल्यू क्या है बताओ, अभी मत रखो, है ना। अब ये किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए भाई Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वेयर, ओके, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। भाई ध्यान से सुनो, अभी आपको एक बात बताती हूँ, जो यहाँ पे N1 होता है ना, N1 होता है लोअर ऑर्बिट या लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और जो स्टूडेंट्स आपका है क्या N2, ये होता है क्या हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल। तो ध्यान रखना क्या बोला मैंने, लोअर और हायर। तो लोअर क्या है, ये 1 इज योर लोअर एनर्जी लेवल और 2 इज योर हायर एनर्जी लेवल। तो तभी मैंने N1 की जगह क्या रखा 1 और N2 की जगह क्या रखा 2। भाई देखो सॉल्व करते हैं एक बार, है ना। तो RH और ये चला जाएगा 1 माइनस 1/4, तो भाई यहाँ से आ जाएगा 4/3 RH, और ये है 1 लैम्डा, लेकिन हमें लैम्डा निकालना है, तो ये आ जाएगा 1/RH 3/4, है ना। हाँ, तो भाई 1/RH की मैंने आपको वैल्यू बोली थी, याद कर लो 912 एंगस्ट्रॉम। तो भाई मेरा आंसर क्या आएगा, कितना जाएगा 912 3/4 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट दिस इज माय आंसर। चलो चेक करते हैं। हाँ, तो देखो यही आ गया ना 912 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड यार गड़बड़ हो गया कुछ, 1 सेकेंड। अच्छा हाँ 3/4 आएगा ना भाई, ये तो 3/4 RH आएगा ना। देखो ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, दिस इज योर 3/4, एक सेकेंड। हाँ अच्छा नहीं, अब आ रहा हम, ठीक है, अब आ जाएगा क्या 4/3, क्योंकि अब आप क्या लिख रहे हो, लैम्डा लिख रहे हो, पहले 1 लैम्डा लिख रहे थे। तो यहाँ से आंसर आएगा क्या 4/3, ठीक है। देखो मैच हो गया ना 4/3। भाई जो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्या 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, इनफाइनाइट से 1 की तरफ जा रहा है। चलो लेट सॉल्व इट हियर। तो इनफाइनाइट से 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि बच्चे N1 क्या है लोअर, तो 1 तो लोअर हो गया, ठीक है, और N2 क्या हो गया हायर, तो हायर क्या हो गया मेरा इनफाइनाइट, है ना। बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो तो यू विल गेट, देखो 1 लैम्डा इज इक्वल टू RH Z² 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर, है ना। अब RH Z की वैल्यू तो हो गई क्या 1, है ना। हाँ, और 1/N1 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 0, है ना। 1/इनफाइनाइट इज योर 0, ठीक है। तो भाई लैम्डा क्या आ गया देखो ना, एक सेकेंड, तो यहाँ से आ गया 1 लैम्डा आ गया RH, जो कि किसके बराबर है 912 एंगस्ट्रॉम के। तो भाई यही क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। चलो चेक कर लेते हैं। तो यस स्टूडेंट्स 912 एंगस्ट्रॉम इज माय फाइनल आंसर। समझ में आया। तो याद रखो यार, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो मैं फिर से एक बार फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देती हूँ। ये जो आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे ना, ये वाला N1 माइनस N1 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। भाई N1 ध्यान रखो कि जो यहाँ पे N1 है ना, ये है लोअर ऑर्बिट हमेशा, और N2 क्या है हायर। और अगर आपको नहीं मतलब कंफ्यूजन होता है लोअर और हायर में, तो मैं तो आपको बोलूंगी कि जो भी क्वेश्चन में n की वैल्यू कम है, जैसे एक बोला है कि 3 और एक n की वैल्यू बोलिए 3 और एक की वैल्यू बोलिए 4, तो अब N1 में 3 रख दो। मतलब दोनों वैल्यूज में तो जो छोटी है वही N1 है, फिक्स, सिंपल।